हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉवर्टी का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ वॉच इट। लिंक इन दी आई बटन एज वेल एज इन डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से समझा था कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, उसके नेचर्स क्या होते हैं और भी बहुत कुछ हमने उसमें सीखा था। अब हम देखते हैं कि आखिर ये पॉवर्टी होता क्यों है, इसके कारण क्या क्या है। सबसे पहला है हिस्टोरिकल रीजंस। हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि 17th सेंचुरी में इंडिया बहुत प्रॉस्परस था, यानी कि बहुत अमीर था, बहुत अर्बनाइज्ड था और बहुत अच्छा व्यापार भी करता था। तब हमारी इंडिया कॉटन, इसके साथ साथ सिल्क, स्पाइसेस, पैडी, ये सब बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती थी और इससे हमारी कंट्री इंडिया में बहुत सारा इनकम भी आता था। लेकिन उसके बाद हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आ गए, फ्रेंच आ गए, डच आ गए और इन लोगों ने हमारी कंट्री इंडिया को बहुत ज़्यादा परेशान किया। यहाँ के लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट किया, हमारा एग्रीकल्चर बर्बाद कर दिया, हमारे इंडस्ट्रीज़ भी ख़राब कर दिए। जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स थे तब सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्टर प्रभावित हुआ था तो वो था एग्रीकल्चर। उस समय हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चर था किस पे डिपेंड था? खाली बारिश पे। और जब हमारी कंट्री में उस समय ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तो वो लोग ज़रा भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स पे। इसकी वजह से क्या हुआ? सूखा पड़ता गया। उसके अलावा ज़मींदारी सिस्टम, टेनेंसी सिस्टम, ये सब बढ़ता गया और हमारा एग्रीकल्चर भी ख़राब होने लगा और फार्मर्स की कंडीशन भी। किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ने लगा, फार्मर्स बहुत ज़्यादा सफ़र हुए, हमारा एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ और इसीलिए पॉवर्टी बढ़ता गया, यानी गरीबी बढ़ती गई। ये तो थी एग्रीकल्चर की बात। दूसरी तरफ बात करें हमारे बिजनेस और ट्रेड की तो इन पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था। ब्रिटिशर्स इस टाइप के ट्रेड पॉलिसी, इस टाइप के टैक्स पॉलिसी और इस टाइप के इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनकी कंट्री को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था लेकिन हमारे इंडिया को ज़रा भी बेनिफिट नहीं होता था। हमारे इंडिया को सफ़र करना पड़ता था। उस समय कंडीशन ऐसा था कि हम हमारे इंडिया में जो भी सामान बना रहे हैं वो हम यूरोप में नहीं भेज सकते हैं और वहाँ पर ना ही बेच सकते हैं। जबकि यूरोप या इंग्लैंड में जो भी चीज़ें बन रही थी वो सब पे उन लोग ने और भी ज़्यादा टैक्स लगा दिया और हमारे इंडियन मार्केट्स में ज़बरदस्ती बेचते थे और यहाँ के लोगों को वो सामान खरीदना भी पड़ता था। अब ब्रिटिशर्स को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा तो उन लोगों ने अपनी कंट्री में बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, लेकिन हमारे इंडिया का इंडस्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो गया। वहाँ पर जो भी सामान बनता था वो लोग यहाँ इंडियन मार्केट में बेचते थे और लोगों को वही सामान खरीदना पड़ता था। इसकी वजह से हमारे इंडिया के जो बिजनेसमैन्स थे, जो इंडियन ट्रेडर्स थे, उनका सामान बिकता ही नहीं था। धीरे धीरे वो लॉस में चले गए और फिर पूरा का पूरा डूब ही गए। स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा घाटा हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा और गरीबी बढ़ने लगी। अब देखते हैं कॉजेस ऑफ रूरल पॉवर्टी। आखिर गांव वाले इलाकों में इतना ज़्यादा पॉवर्टी कैसे बढ़ गया? तो सबसे पहला है नेचुरल कॉजेस। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है शुरू से ही और हमारे देश के बहुत सारे लोग कहाँ पे रहते हैं? गांव में रहते हैं और वो लोग गांव में रहकर करते क्या है? खेती करते हैं। लेकिन तब हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंड किस पे था? खाली बारिश पे और मौसम पे। अब इसकी वजह से क्या हुआ? सूखा पड़ता गया और कभी बारिश होती थी, कभी नहीं होती थी, कभी बाढ़ आ जाता था। इसकी वजह से क्या हुआ? हमारे एग्रीकल्चर से हमें बहुत ही कम प्रोडक्शन मिलता था और जो लोग एग्रीकल्चर करते थे उनका भी इनकम बहुत कम रहता था। तो ये भी एक कारण है गरीबी के बढ़ने का। सेकेंड है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री में प्लानिंग करना शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा हमारी कंट्री में, हेल्थ सर्विसेज बढ़ने लगे। तो इससे हुआ क्या कि डेथ रेट में तो कमी आ गई, लोग कम मरने लगे, लेकिन बर्थ रेट में कोई गिरावट नहीं आई और बर्थ रेट एकदम से हाई ही रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ता गया। अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ता गया तो इससे क्या हुआ? पर कैपिटा इनकम कम होती गई। पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से लेबर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था।
तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया और साथ साथ में गरीबी भी बढ़ती गई। अब हम देखेंगे कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें सबसे पहला है लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबर। अगर हमारे इंडिया में गांव वाले इलाके में ज़्यादा गरीबी है तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, यानी कि एग्रीकल्चर से हमें जितना प्रोडक्शन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है और वो लेबर्स एक्चुअली में जितना उगा सकते हैं उतना नहीं उगाते हैं। और ये क्यों होता है? ये होता है पुअर इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से, इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी की वजह से। उनके पास एजुकेशन नहीं होता है, ना ही किसानों को कोई ट्रेनिंग दी जाती है, ना ही किसान अच्छा इन्वेस्ट करते हैं एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी तो बढ़ता जा रहा है। इन सब की वजह से ही एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी इतना कम है और फार्मर्स की इनकम भी, इसलिए भी गरीबी बढ़ती जा रही है। सेकंड है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। लैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें कल्टीवेशन करना है तो, लेकिन ब्रिटिश के टाइम से ही हमारे इंडिया में ज़मींदारी, लैंड ओनरशिप, ये सारा सिस्टम चल रहा है। अब ये जो ज़मींदार्स हैं या जो लैंड ओनर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, किसानों से उनकी ज़मीन हड़पने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, हड़प ही लेते हैं और फिर उसी ज़मीन पे उन्हीं से ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। तो इससे देखा जाए तो नुकसान दोनों का होता है। अब किसान से उसकी ज़मीन तो चली गई तो वो उतना मन लगा के वहाँ पर काम करता ही नहीं है, और उन लोगों को तो प्रोडक्शन से कोई मतलब है ही नहीं। उन्हें तो बस ये चाहिए कि हाँ हमारी ज़मीन है। लेकिन इससे हुआ ये कि एग्रीकल्चर से हमें कम प्रोडक्शन मिलता गया और गरीबी और भी ज़्यादा बढ़ती गई। थर्ड है मिनिमम डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। जब हमारी कंट्री इंडिया में सेकंड 5 ईयर प्लान शुरू हुआ तभी से हमारी गवर्नमेंट ने क्या सोच लिया कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, और अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो बहुत हैवी इंडस्ट्रीज़ बनाने होंगे, और फिर गवर्नमेंट उसी में लग गई। लेकिन रूरल एरियाज़ में बहुत सारे स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा देते हैं और उनसे प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा मिलता है और लोगों की इनकम भी बहुत अच्छी खासी होती है। लेकिन स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री को पूरी तरह नेग्लेक्ट किया गया, जिसकी वजह से गरीबी और भी ज़्यादा बढ़ती गई। अगला कारण है रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस। वॉर की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से, लो नेशनल प्रोडक्शन की वजह से, डिमांड की एकदम से बढ़ जाने की वजह से, प्रोडक्शन कॉस्ट के बढ़ने से क्या हुआ, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब प्राइस तो बढ़ गई लेकिन लोगों को वो सामान तो खरीदना ही पड़ता था। अगर उन्हें जीना है तो वो सामान तो खरीदेंगे ही, लेकिन वो सामान महंगा होता था। तो इससे उनकी लाइफ पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ा और लोग और भी ज़्यादा गरीब होते गए। नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारी कंट्री इंडिया में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर ही करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड होता है, मॉनसून पे। इसीलिए सिर्फ एक साल में किसान एक ही क्रॉप को उगा पाता है और बाकी टाइम वो अनएम्प्लॉयड रहता है, जिसे हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है अगले चैप्टर में, जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट, आप उसे भी देखिएगा। और वो जो किसान होते हैं वो क्यों अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास बाकी कोई स्किल नहीं होती है कि वो और कोई दूसरा जॉब कर ले। तब तक उनके पास कोई स्किल ही नहीं है, वो कोई जॉब ही नहीं करते हैं। इसके अलावा गांव वाले इलाकों में और सारी इंडस्ट्रीज़ भी नहीं होती है जहां पर वो काम कर पाए। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया और गरीबी बढ़ती गई। नेक्स्ट है कुछ सोशल रीजंस जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती गई। फर्स्ट है लो लेवल ऑफ एजुकेशन। तो हमारी कंट्री इंडिया में गरीबी बढ़ने का एक मुख्य कारण ये भी है कि यहाँ का जो एजुकेशन है वो बहुत लो लेवल का है। यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, अच्छे से स्किल नहीं दिया जाता है। खास करके ये होता है रूरल एरियाज़ में। अब इसकी वजह से होता क्या है कि किसी को रूरल एरिया में नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं रहता है, नए तरीके से एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है ये उनको पता ही नहीं रहता है। रिसर्च नाम की कोई चीज़ होती है ये भी उन्हें नहीं पता होता है। एज अ रिज़ल्ट उनकी इनकम तो कम होती ही है, साथ में हमें एग्रीकल्चर से जितना प्रोडक्शन मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। तो ये भी एक कारण है पॉवर्टी के बढ़ने का।
नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी है। यहाँ पर फीमेल्स के हेल्थ के बारे में बहुत ही कम सोचा जाता है। इसीलिए हमारी कंट्री में जो वुमेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा माल नरिश्ड होती है, लो वेट की होती है और उनमें वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारी कंट्री इंडिया की वुमेन्स इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं होती हैं, इसीलिए जब वो चाइल्ड को बर्थ देती है तो उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम होता है और उनके बच्चे को भी बहुत प्रॉब्लम होता है, वो भी हेल्दी नहीं होता है। हमारे इंडिया में ये बिलीव किया जाता है कि वुमेन्स को घर का काम करना है, इसीलिए उन्हें उतना ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं दिया जाता है और जो फीमेल्स वर्क करते हैं उन्हें बहुत कम सैलरी दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। लेकिन अगर हम हमारे पॉपुलेशन में देखें तो 52% मेल्स है और 48% फीमेल्स। तो इन 48% का ध्यान हमें रखना होगा, बट हमारी कंट्री के लोग ऐसा करते नहीं हैं, जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है अदर रीजंस। उसमें सबसे पहला है वॉर। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री इंडिया में 2 लड़ाई लड़े गए, पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। हमारी कंट्री इंडिया में ऐसे ही बहुत कम रिसोर्सेज थे और जब वॉर हुआ तब क्या हुआ, हमने उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किसके प्रोडक्शन करने में किया? गन, बॉम्ब यानी कि हथियारों में। तो इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा था, इसीलिए बेसिक गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। इसलिए लोगों ने क्या सोचा कि चलो अभी से हम बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन स्टोर कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में कमी ना आए। अब इसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि लोगों ने अपने घर में बहुत कुछ स्टोर करके रखना शुरू कर दिया। तो प्राइस बढ़ गई तो गरीबी भी बढ़ गई। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत स्लो हो गया था वॉर की वजह से। नेक्स्ट है इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। हमारी कंट्री इंडिया में इतने सारे वॉर हुए, इसीलिए हमारे कंट्री के गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें सिक्योरिटी का कुछ करना होगा। सिक्योरिटी सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारी कंट्री में बहुत सारे मिसाइल्स लाए गए, बहुत सारे फाइटर प्लेन्स लाए गए, टैंक्स लाए गए, सबमरीन्स लाए गए, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों में ज़्यादा खर्चा कर रही थी और बेसिक गुड्स और सर्विसेज में बहुत कम ही खर्चा कर रही थी। इसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो स्लो हुआ ही हुआ, लेकिन पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट पॉइंट है डिफेक्टिव पॉलिसीज़। सेकेंड 5 ईयर प्लान जब शुरू हुआ तभी से हमारे गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सके। अब गवर्नमेंट ध्यान दे रही थी बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ पे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पे भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन यहीं से हमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो इस पे ध्यान तो दिया जाना चाहिए था। तो ये भी कारण है गरीबी बढ़ने का। इसके अलावा बहुत सारे स्कीम बनाए गए ताकि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, लेकिन हमारी कंट्री में सरकार बदलती जा रही थी, कभी ये सरकार कभी वो सरकार। इसकी वजह से उन स्कीम्स को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो इसकी वजह से भी पॉवर्टी भी बढ़ी और अनएम्प्लॉयमेंट भी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, यानी हमारी कंट्री में क्या क्या स्टेप लिए गए ताकि गरीबी कम हो। उसमें सबसे पहला है टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। हमारे इंडिया में अगर इतना ज़्यादा पॉवर्टी है तो इसका पहला कारण है लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, यानी हमें एग्रीकल्चर से जितना प्रोडक्शन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे तो लेबर्स की इनकम भी बढ़ जाएगी और पॉवर्टी कंट्रोल होगा। तो इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स बनाए गए, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए, फार्मर्स को न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया, उन्हें सारे रिसोर्सेस भी प्रोवाइड किए गए, वो भी वाजिब दाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ भी बढ़ाई गई और किसान जो भी प्रोड्यूस करते थे उनका सही दाम उनको दिया जाने लगा। अब इन सब की वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होने लगा और पॉवर्टी कम होने लगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हमारे इंडिया में जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं एम्प्लॉयमेंट में, तो इनका हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा ताकि इनसे हमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले और गरीबी बहुत कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं?
तो यहाँ पर आते हैं वेजिटेबल वेंडर्स, यानी कि जो सब्जी के ठेले लगाते हैं। मेसन्स इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे काम करते हैं, मिस्त्री लोग या फिर जो एग्रीकल्चर के लेबर्स हैं, या वेंडर्स यानी कि जो बाकी चीज़ों के ठेले लगाते हैं। तो इन सभी लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, इन सभी लोगों के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लाई गई, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, ओल्ड एज पेंशन, ये सब उन्हें दिया गया ताकि उनकी कंडीशन ठीक हो सके। इसके अलावा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया गया, उन्हें लोन की फैसिलिटी दी गई, इरिगेशन की फैसिलिटी दी गई। तो इन सब की वजह से भी गरीबी बहुत कम हुई। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी। गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसी का हेल्प लिया ताकि पॉवर्टी कम हो सके। अब ये कैसे? तो देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लेती है, क्योंकि वो लोग उस टैक्स को ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं, और जो गरीब होते हैं उनसे कम टैक्स लिया जाता है। तो ऐसे करके क्या होता है, गवर्नमेंट रिच पीपल से बहुत ज़्यादा फंड कलेक्ट कर लेती है, और फिर उस फंड का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, गरीब लोगों की भलाई में। तो इससे इनकम इनइक्वालिटी भी कम होगा और पॉवर्टी भी कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग डेवलप्ड नेशंस पे देखें तो वो लोग ज़्यादा खर्चा कहाँ पर करते हैं, वो लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं स्किल डेवलपमेंट में और एजुकेशन में। इसीलिए उन कंट्रीज़ में बहुत कम अनएम्प्लॉयमेंट होता है और वहाँ पर पॉवर्टी भी बहुत कम होती है। तो हमारी कंट्री में भी हमें स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस देना होगा, और हमें एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस देना होगा। इससे आगे जाके लेबर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी वेजेस भी ठीक ठाक उन्हें मिलेगी, तो वो अमीर होंगे और पॉवर्टी कम होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीज़नेबल रेट्स। हमारी कंट्री में जितने भी पुअर लोग हैं उन्हें हमें न्यूट्रिशन वाला फूड देना होगा, उन्हें फूड सिक्योरिटी देनी होगी, और अगर हम ऐसा करेंगे तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा कम होगा। तो हमारे गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जिसमें एक स्टेप है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने बहुत सारे राशन शॉप्स बनाए हैं, जहाँ पर बहुत कम दाम में ही गरीब लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है, जैसे कि सिर्फ 2 रुपये में 1 किलो चावल, 3 रुपये में 1 किलो गेहूँ। और जब सूखा पड़ता है या जब कमी हो जाती है किसी भी चीज़ की, तब तो हमारे सरकार की और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन शॉप की भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और इसकी वजह से हमारे गरीब लोगों का हेल्थ अच्छा होता है और पॉवर्टी कम होती है। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। बाय बाय, टाटा एंड आउजो।